स्वागत है बच्चों आपका। आज हम करेंगे प्रोनाउन की हमारी एक क्लास हम फिनिश कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्लास नंबर 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज सर आपके हम जो अच्छे अच्छे रूल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा सा कैमरा कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं सर आज का आपका रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लिखो, कभी भी अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल आए उसमें अगर क्या लिखा हो देन लिखा। ठीक है, देन का मतलब क्या कर रहा है, वो आपसे क्या करवा रहा है, कंपैरिजन करवा रहा है। पहली चीज, देन आए तो सिंपल सा क्लियर है कि आपसे वो किसके बारे में बात कर रहा है, कंपैरिजन के बारे में बात कर रहा है, आपको कंपैरिजन के बारे में बताना चाहता है। ठीक है ना, देन जब भी आता है तो हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में देन आ रहा हो और उस देन का यूज क्या कर रहा हो, कंपैरिजन के लिए यूज कर रहा हो, तो वहां पे आपको ध्यान कैसे रखना है। जैसे मान के चलो मैंने यहां पे एग्जांपल लिखा, ही इज ओल्डर देन हर। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, यहां पे एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा ही इज ओल्डर देन हर, उसके बाद मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा ही इज ओल्डर देन हर एंड मी। ठीक है, दो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए, ही इज ओल्डर देन हर और ही इज ओल्डर देन हर एंड मी। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं यहां पे आपको बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल सही है, तो यहां पे जो आपका पहले वाला जो एग्जाम्पल लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा, गलत, और दूसरे वाला जो एग्जाम्पल है ये आपका क्या है, सही। ठीक है, आप बोलोगे सर क्या डिफरेंस है दोनों एग्जाम्पल में। देखो समझना मेरी बात, किसी भी अगर मैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर ट्राई करूं सर, उसका क्या होता है, सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट से। ठीक है, उसके बाद प्लस क्या करते हैं, हम किसको लिखते हैं, वर्ब को लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम किसको लिखते हैं, वर्ब को लिखते हैं। वर्ब के बाद, वर्ब के बाद अगर आप देखोगे यहां पे ये आपकी वर्ब आ गई। वर्ब के बाद, इस वर्ब के बाद दो केस बनते हैं सर आपके। अगर वर्ब के बाद आपकी एक प्रोनाउन आती है तो उस प्रोनाउन को आप रखोगे सब्जेक्टिव केस में। अगर इस वर्ब के बाद आपकी एक प्रोनाउन आती है तो उसका आप कौन से केस रखोगे, सब्जेक्टिव केस रखोगे। अगर उस प्रोनाउन के बाद, इस वर्ब के बाद अगर दो प्रोनाउन आती हैं, दो का मतलब है कि एक से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा के लिए मोर देन वन, ऐसे वैसे लिख सकते हो, एक से ज्यादा। शॉर्ट नोट्स अगर बनाने जाओ तो ऐसे में आपका जो प्रोनाउन का केस बनेगा वो कौन सा केस बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। ठीक है, इस बेसिक चीज का ध्यान रखो। ठीक है, इसी बेस पे अगर आप देखोगे ये आपके इज आ गया, वर्ब आ गया। इसके बाद देखो प्रोनाउन कितने हैं, हर एक ही प्रोनाउन है। अगर इसके बाद आपकी एक प्रोनाउन आई है तो आपको इसका सब्जेक्टिव केस लिखना चाहिए था, तो ये हर आपका गलत हो जाएगा। आप किसका यूज करोगे, सी का यूज करोगे। जनरली होता क्या है, अगर वर्ब के बाद अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मेंशन करते हैं तो ऑफ कोर्स वो कौन सा केस होता है आपका, ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। बट कंपैरिजन वाले केस में जो है आप थोड़ा सा यूनिक गेम प्ले करोगे, यहां पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि अगर वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस आ जाए तब जाके वो कंडीशन अप्लाई होगी, जब आपकी वर्ब के बाद प्रोनाउन अगर आप देखोगे एक से ज्यादा है। दूसरे वाला केस अगर आप देखोगे, ये इज आपकी वर्ब लिखी हुई है, इसके बाद देखो पहला कौन सा आपका हर और दूसरा कौन सा आपका मी। तो यहाँ पे दो प्रोनाउन आ गई, दोनों ही आप देखो कौन सा केस में है, एक से ज्यादा आ गई तो कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ। दैट्स वाई आपका जो यहाँ पे केस है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक बार हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो एक, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मदर लव्स हिम मोर देन
आई। यहां पे एक एग्जाम्पल और मैंने लिखा, मदर लव्स हिम मोर देन आई। ठीक है, तो उसके बाद एग्जाम्पल देखो, यहां पे देखो ये आपकी वर्ब आ गई, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब। वर्ब के बाद देखो प्रोनाउन, एक तो हिम आया हुआ है, पहली आपकी प्रोनाउन, दूसरी आपकी वर्ब के बाद कौन सी होगी, आई। तो आपको पता है अगर वर्ब के बाद आपकी दो प्रोनाउन आती है तो कौन सा केस होता है आपका, ऑब्जेक्टिव केस होता है। एक चीज का ध्यान और रखना आपने, ऑब्जेक्टिव केस जो होता है आपका वो देन वाले केसेस में होगा। ऐसी गलती मत करना, हर एक चीज में नहीं होगा। जब आपको कंपैरिजन वाला केस हो, देन वाले जो केसेस होते हैं वो अलग होते हैं, उनको आप अलग तरीके से डील करोगे। नॉर्मल जो केसेस होते हैं उसमें आपको पता ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, बट देन वाले केस में अलग केस होता है। यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो आई है इस में क्या आएगा, मी आएगा। क्लियर? तो ये आपका बेसिक एग्जाम्पल था, बिल्कुल ठीक है ना, सिंपल तरीके से आप इसको देख सकते हो कि देन के बाद ध्यान रखना पहली चीज जो कंपैरिजन होना चाहिए। कंपैरिजन किससे बताते हैं, देन से। अगर वर्ब के बाद आपकी एक प्रोनाउन आए तो सब्जेक्टिव केस, अगर वहां पे दो प्रोनाउन आ गए तो कौन सा केस हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान रखना है, देन वाले केस को देखते ही समझ जाना कि यहाँ पे जो है कंपैरिजन करा जा रहा है। ठीक है ना। दूसरा, अगर आप देखोगे, अगर हम आसपास की चीजों को भी से पढ़ते चले तो पहली चीज तो देन के बेस पे कंपैरिजन, प्रोनाउन के बेस पे केस बन रहा है। देन के बेस पे आपके प्रपोजिशन के बेस पे भी केस बनते हैं। प्रपोजिशन अगर आपको दिखे कि कई जगह हम करते हैं कंपैरिजन के लिए हम देन का यूज नहीं करते, उसको किसको प्रेफर करते हैं, हम टू को प्रेफर करते हैं, तो उस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ये प्रोनाउन के केस पे अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल ध्यान रखो। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 1 था, बिल्कुल इजी था सर, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं है, बस आपने ध्यान रखना वर्ब को पकड़ लेना है। वर्ब के बाद आपको जब भी देन दिखे तो देन के केस में ऐसे एक्चुअली जो समझाने वाली बात है वो क्या है कि आपको उसके बाद अगर एरर निकालना है और आपको देन दिखे तो देन के केस में आप ध्यान रखोगे कि वहां पे जो केस है वो कंपैरिजन का केस बनता है। उसके बाद आप प्रोनाउन का हल्का सा जब ध्यान रखोगे तो आपको साफ एरर दिख जाएगा कि देन लिखा हुआ है, तो जो एरर होगा वो किसके बेस पे होगा, प्रोनाउन के बेस पे एरर होगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं सर आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल प्रोनाउन के लिए, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बन भी जाता है। एक्चुअली क्या होता है, इस रूल को हम बोलते हैं सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो रूल है आपका इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, कुछ चीज टकरा के अगर वापस आते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं कि वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि कुछ हमारे पास ऐसी वर्ब होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट दिया होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है उस वर्ब का जो एक्शन है वो वापस किसके ऊपर आ जाता है, सब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है। ये आपकी बुकिश लैंग्वेज है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, पहले एक बार थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अलग अलग केसेस हम बना के देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती क्या है। पहले अगर आप देखोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सी होती हैं, दो तरीके से आप किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप बना सकते हो। एक तरीका आप होता है सेल्फ और दूसरे आप तरीका कौन सा होता है, सेल्फ्स। इसका यूज करते हैं अगर आपकी जो प्रोनाउन है सिंगुलर है, उसको अगर हमने रिफ्लेक्सिव बनाना है तो हम किसका यूज करते हैं, सेल्फ का। अगर प्रोनाउन आपकी प्लूरल है उसको अगर आपने रिफ्लेक्सिव बनाना है प्लूरल के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेल्फ्स का यूज करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन आपको पता है, जैसे स्टार्ट करा मैंने आई का पहले हम पॉजेसिव केस लेके जाएंगे। जैसे आई का आपको पता है, आई का पॉजेसिव केस क्या बन जाता है, माई। अब आपको पता है आई जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सेल्फ। इसका पॉजेसिव केस कौन सा बन गया, माई सेल्फ। उसके बाद अगर मैं बात करूं वी की, वी जो होता है, वी आपको पता है कैसा होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, वी का जो पॉजेसिव केस है वो क्या बनेगा, आवर। उसके बाद हम क्या ऐड कर देंगे, सेल्फ ऐड कर। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे हमने सेल्फ ऐड नहीं करा, क्या ऐड करा है, सेल्फ ऐड करा है। तो अलग अलग तरीके से, किसी तरीके से आप देखोगे आवर सेल्फ हो गया। उसके बाद मैंने यू का बनाया। यू के आपके दो केस बनते हैं। यू आपको पता है एक तो सिंगुलर के लिए सेल्फ और प्लूरल के लिए कौन सा, सेल्फ्स। तो ये दोनों तरीके के आपके केस बन सकते हैं, एक सेल्फ हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, सेल्फ। क्लियर। उसके बाद देखो आगे चलते हैं, ही के लिए कौन सा बन गया, हिमसेल्फ। सी के लिए कौन सा बन जाएगा, हरसेल्फ।
उसके बाद बात करूं दे की, दे का दे प्लूरल होता है तो इसका क्या बन जाएगा, देमसेल्व्स। फिर आपके केसेस हो गए हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, जहां जहां पे आप देखोगे जो वी होता है वो प्लूरल होता है, दैट्स व्हाई हमने सेल्फ्स लगाया। यू के दोनों केसेस हो सकते हैं, सिंगुलर के लिए योरसेल्फ और प्लूरल के लिए कौन सा, योरसेल्फ। तो ऐसा मत सोचना कि सर यू को अगर हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं प्लूरल पे काउंट कर रहे हैं तो योरसेल्फ भी जो वर्ड है वो भी सही है अकॉर्डिंग टू सिंगुलर, अगर योरसेल्फ भी ठीक है अकॉर्डिंग टू प्लूरल। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखते हुए। तो अब ये तो आपकी होगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनको यूज भी करना है सर, यूज करना इंपॉर्टेंट है कि कहां पे इसका हम यूज करेंगे, कहां पे हम इसका यूज नहीं करेंगे, वो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो समझते हैं सर इसका यूज। देखो समझना मेरी बात ध्यान से, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मैंने एग्जांपल लिखा। पहली बात देखो ध्यान से, एग्जांपल लिखने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट लिख लेते हैं। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, मतलब मान के चलो दे आर सम वर्ब्स कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जहां पे ऑब्जेक्ट मस्ट बी गिवन, उनके साथ जो वर्ब के साथ होता है वो ऑब्जेक्ट दिया हुआ होना चाहिए, मस्ट बी गिवन। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब होती है, ऐसे वैसे तो अगर आप देखोगे बहुत सारी वर्ब होती है, ऐसे तो एंडिंग नहीं कर सकते उस चीज की, बट जो प्रीवियस ईयर में पूछी जा रही है, जो बार बार पूछी जा रही है, उन्हीं को एग्जामिनर रिपीट करता है, नई चीज नहीं पूछता। ठीक है ना, तो कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उस केस में आप क्या करोगे, उसको आपका जो एक्शन है वो वापस किसके पास चला जाएगा, सब्जेक्ट के पास चला जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान के चलो मैंने यहां पे लिखा ही किल्ड, यहीं पे मैंने सेंटेंस को खत्म कर दिया, मैंने यहां पे लिखा ही किल्ड। किल आपकी एक ऐसी वर्ब है जहां पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे ये सब्जेक्ट ही किल्ड, किल्ड करा, क्या ऐसे मेंशन है उसने किसको किल करा, क्या दिया हुआ है, ऐसा नहीं दिया। उसने मारा, किसको मारा ये बताया नहीं गया। अगर मैं यहां पे राम को लिख देता तो यहां पे ये सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता कि ही किल्ड, उसने किसको मारा, राम को मारा। बट यहां पे ऐसा नहीं है, वहां तक जो सेंटेंस है मैंने किल्ड तक ही खत्म कर दिया। तो ऐसे वाले केसेस में क्या होता है कि किल्ड के पास वो एक्शन गया, किल्ड के बाद जो वापस एक्शन है वो किसके पास आ जाता है, ही के पास आ जाता है। ठीक है, तो ही किल्ड, यहां पे जो एक्शन जो है रिफ्लेक्ट हुआ, ही किल्ड, आगे जाना चाहिए था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बट दिया नहीं हुआ था, तो इसने किसको मारा है, यहां पे अगर मेंशन है ही नहीं कि उसने किसको मारा है, तो इसने किसको मारा है, खुद को ही मारा। तो ही का यहां पे हम किसका मेंशन करेंगे, हिमसेल्फ लिखेंगे। तो ये आपका क्या होगा, ही किल्ड हिमसेल्फ जो है वो सही सेंटेंस बनेगा, क्योंकि जो एक्शन है रिफ्लेक्ट होके, ऑब्जेक्ट यहां पे दिया नहीं था, एक्शन कहां पे आ गया, वापस सब्जेक्ट के पास आ गया। तो ऐसे केसेस में, ऐसे वाले केस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या बन जाता है, हिमसेल्फ, जैसे हम किसका यूज कर लिया, हिमसेल्फ। तो ये इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, ऐसी कुछ वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ होना चाहिए, मतलब उन वर्ब के साथ आप क्या करोगे कि ऑब्जेक्ट का यूज करोगे ही करोगे, चाहे उस केस में आपको किसका यूज करना पड़े, रिफ्लेक्सिव केस का यूज करना पड़े। बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे वहां पे स्लाइटली जो इस तरीके का समझाने का तरीका उनका सही नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेके कि ऐसा क्या हुआ। तो सिंपल बेसिक बात है कि अगर आप देखोगे ही किल्ड जो है, ये जो सेंटेंस है ये अधूरा है, इस वर्ब के साथ देना चाहिए था कि क्या, किसको मारा, वो होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं था। दैट्स व्हाई जो केस है वो वापस किसके पास स्ट्राइक बैक कर रहा, उसने सब्जेक्ट के पास वो एक्शन चला जाता है। ऐसे केसेस में हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर। तो यहां पे वर्ब्स की बनाते हैं सर लिस्ट, कौन सी आपकी ऐसी वर्ब है जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज करते हैं, मतलब जिसके साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ होना चाहिए। ये लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है सर, इस लिस्ट को नोट डाउन कर लेना कौन से वर्ब है। और ऐसा नहीं है किसी को याद करने की आपको जरूरत पड़ेगी, वैसे भी अगर आप एक बार रिवाइज करोगे तो वर्ब आपके साथ मिल जाएगी, आपको क्लियरली मिल जाएगी। ठीक है, देखते हैं कौन सी। राइट ऑन द फर्स्ट वर्ड सर, फर्स्ट बन जाती है आपका एंजॉय।
इंजॉय कभी भी आपको दिखे तो समझ जाना है, ये जो वर्ब है इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट दिया होना चाहिए। इंजॉय के बाद अगर आप देखोगे उसके बाद लिखो अवेल। ठीक है, मैं लिस्ट बना देता हूं, आप ध्यान रखते हैं, लिखते हुए चलना। अब्सेंट, ठीक है, अब्सेंट, प्रेजेंट, उसके बाद लिखो एक्विट। कुछ अब एग्जामिनर क्या करता है, समझो मेरी बात, समझने वाली बात क्या, लेवल की चलेगा कोडिंग। अगर कोई इजी पेपर है तो वहां पे वो इंजॉय, अवेल, अब्सेंट, प्रेजेंट ऐसी चीजें में छोड़ देगा, बट कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका आपको इवन मीनिंग भी नहीं पता होता, उनका भी आपको पता होना है। जैसे एक्विट का मतलब क्या होता है, किसी को दोष मुक्त कर देना, दोष से फ्री कर देना, ब्लेम से फ्री कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेट करना। ठीक है ना, यहां पे लिख सकते हो आप दोष मुक्त करना। उसके बाद लिखो रिकंसाइल करना। रिकंसाइल करने का मतलब क्या होता है, रिजॉल्व करना किसी चीज को, ठीक है ना, सोल्व करना, किसी चीज का सोल्यूशन जब आप देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकंसाइल कर दिया आपने, उस चीज को समाधान दे दिया। ठीक है, उसके बाद लिखो, नेक्स्ट लिखो रिकंसाइल हो गया। उसके बाद लिखो इंट्रोड्यूस। ठीक है, इंजॉय, अवेल, अब्सेंट, प्रेजेंट, एक्विट, रिकंसाइल, उसके बाद इंट्रोड्यूस। उसके बाद लिखो अवेंज। अवेंज का मतलब आप समझते हो बदला लेना, और रिवेंज का मतलब भी क्या बन जाता है, सेम, क्या लेना, बदला लेना। इनको भी आप ध्यान रखो, एक्चुअली दोनों का मतलब सेम है, बदला लेना और बदला लेने की सेंस है दोनों की, अवेंज और रिवेंज की। फर्क क्या है कि मोस्टली अवेंज को आप एज ए वर्ब यूज करते हो, रिवेंज को आप कैसे यूज करते हो, एज ए नाउन यूज करते हो। स्टोरी इनके लिए और खास बन जाती है। अगर मैं बात करूं, अवेंज जो होता है सर, जब आप बदला लेते हो लॉफुली, मोस्टली टाइम, ऐसा नहीं है कि हर बार, जब आप किसी चीज से बदला लेते हो लॉफुली, लॉ के अंदर रह के, नियम के अंदर रह के, कोर्ट के थ्रू जब आप बदला लेते हो, दैट इज कॉल्ड अवेंज। मोस्टली ऐसा नहीं है कि हर बार, बट एक सेंस बनती है उस चीज की। अगर मैं रिवेंज की बात करूं तो जब आप रिवेंज लेते हो बिना किसी लॉ के या पर्सनल लेवल पे, जब आप रिवेंज लेते हो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिवेंज ले लेते हैं, बदला लेना बोलते हैं। ठीक है, दोनों को फर्क आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स थी, इनका आप ध्यान रखोगे। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखने चलो। तो एग्जाम्पल लिखते हैं एक बार, जैसे मान के चलो, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द प्राइम मिनिस्टर last night. He introduced to the Prime Minister last night. देखो, समझना मेरी बात, यहां पे आप देखोगे ही इंट्रोड्यूस करा, किसको इंट्रोड्यूस करा, प्राइम मिनिस्टर को। मतलब समझो यहां पे उसने इंट्रोड्यूस करवाया, किसको इंट्रोड्यूस करवाया, प्राइम मिनिस्टर को। बट यहां पे क्या कोई पर्सन मेंशन है, किसको इंट्रोड्यूस करवाया, प्राइम मिनिस्टर को, राम को, श्याम को, मोहन को, सोहन को, क्या ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ। ना उसने मेंशन करा है कि उसने राम को इंट्रोड्यूस करवाया, श्याम को या मोहन को या किसको, सोहन। अगर मैं यहां पे लिख देता ही इंट्रोड्यूस राम, उसने इंट्रोड्यूस करवाया किसको, राम को, किसको, प्राइम मिनिस्टर को, लास्ट नाइट। बट ऐसा नहीं है, तो यहां पे ये जो इंट्रोड्यूस है ये आपका ऑब्जेक्ट लेता है। अगर ये वर्ड ऑब्जेक्ट लेता है तो इसका एक्शन जो होगा वो वापस रिफ्लेक्ट करेगा किसके पास, ही के पास। तो यहां पे ही इंट्रोड्यूस, उसके बाद क्या आना चाहिए था, हिमसेल्फ आना चाहिए था, बट उसने हिमसेल्फ मेंशन नहीं करा हुआ, दैट्स व्हाई क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, अगला एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिखो। उसके बाद लिखो दे एब्सेंटेड मोहन फ्रॉम द टुडे क्लास। थोड़ा सा फोकस्ड होकर देखना सर चीजों को, इंपॉर्टेंट रूल है आज के, जितने भी रूल है आपके वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एग्जाम वाले रूल है सारे, आज फोकस होकर भी देखना पड़ेगा चीजों को, थोड़ा सा ध्यान से, एक दो बार देख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। तो ही दे एब्सेंटेड,
उन्होंने अब्सेंट करवाया किसको, मोहन को। कहां से, आज की क्लास से। अब अगर मोहन को उन्होंने अब्सेंट करवाया तो यहां पे आप देखोगे ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर यहां पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये सेंटेंस क्या हो गया आपका, सही हो गया। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान रखो, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। इंजॉय, अवेल, अब्सेंट, प्रेजेंट, एक्विट, रिकंसाइल, इंट्रोड्यूस, अवेंज, रिवेंज, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाते हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी वो एरर पूछेगा, अगर इस लिस्ट में से कोई वर्ड उसने पूछा गया तो एरर उस पर बेस पे फिक्स है। इस चीज का भी ध्यान रखते हुए चलना, अदरवाइज उस वर्ड को यूज करने का उसका फायदा ही नहीं था। उसका फायदा तभी है ना अगर उसको उस बेस पे एरर पूछना है। अब एक लाइन का एरर है, अगर उसी को वो नहीं पूछना था तो उसको लिखने का फायदा नहीं है एग्जामिनर का। ये बातें समझते हुए चलनी पड़ेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो सर, नेक्स्ट लिखो, एक बार इसको नोट डाउन कर लो इतने। नोट डाउन कर लो सर इसको इतने, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक सेकंड ना। चलो चलो सर नेक्स्ट चलो। ठीक, नेक्स्ट, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो ऑब्जेक्ट लेती हैं। उसके बाद कुछ ऐसी वर्ब भी होती हैं, थर्ड रोल नंबर जो आपका है इंपॉर्टेंट बन जाएगा। देयर आर सम वर्ब जिनके साथ वी कांट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ ऐसी वर्ब भी होती हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। अगर उनके साथ उन्होंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर दिया तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी गलत हो जाएंगी। तो इस चीज का ध्यान रखना आपने। ठीक है ना, कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। ठीक है, लिखो ऐसी कौन सी होती है। लिखो कीप, स्टॉप, टर्न। ठीक है, उसके बाद लिखो बात। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोनाउन जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है ना, इनका साथ हम यूज नहीं करते। कुछ ऐसी पढ़े जिनके साथ करते हैं और कुछ ऐसी भी होती है जिनके साथ हम नहीं करते। ठीक है, कीप, स्टॉप, टर्न, बात। उसके बाद लिख सकते हैं यहां पे क्वालिफाई। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना। यू शुड कीप yourself from bad boys. You should keep yourself from bad boys. ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां पे क्या आ गया, कीप आ गया। कीप के साथ हमने बोला कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते, तो कीप के बाद यहां पे योरसेल्फ लिखा हुआ है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी। ये आपका एज ए सुपरफ्लोस हो गया, इसकी हमें जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, उसके बाद लिखो, एक और लिख लेना यहाँ पे, एक एग्जांपल और आ गया तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था हाइट। ठीक है ना, एक एग्जांपल मैं हाइट के बेस पे लिख देता हूँ आपको। जैसे मान के चलो मैंने लिखा ही हिट हिमसेल्फ
इन द रूम, उसने खुद को कहां छुपा लिया, रूम के अंदर छुपा लिया, ठीक है, he hid himself in the room। उसके बाद देखो यहाँ पे hid लिखा हुआ है, छुपाना, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, himself, ठीक है, हो गया आपका सही। क्या ये सही? आपको पता है कि इसके साथ हम इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते, तो जो हिमसेल्फ है वाला केस कैसा बन जाएगा आपका, गलत बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बेसिक से एग्जाम्पल आते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है ना, बस आपको समझना पड़ता है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अच्छे वाला एक, ताकि आपको पता रहे, ठीक है ना। दे हैड qualified themselves for the post। They had qualified themselves for the post, ठीक है, उन्होंने किसके लिए क्वालिफाइड कर दिया, पोस्ट के लिए क्वालिफाइड कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं उन्होंने कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफाइड कर दिया, क्वालिफाइड करने के लायक वो थे या नहीं थे, ठीक है, उन्होंने कहीं पे गलती तो नहीं करी, देखते, बताओ, आप बताओ कि ये सेंटेंस कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। देखो ध्यान से, दे, उसके बाद क्वालिफाइड, क्वालिफाइड की जगह उसके बाद देखोगे आप सेल्फ लगा दिया, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ये क्या सेंटेंस आपका गलत हो गया, हमें दैम सेल्फ से यूज करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसे रूल थे, रूल नंबर 3 और रूल जो यहाँ तक थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल थे आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से करना है इनको रूल को। कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते, तो दोनों रूल्स का आपने ध्यान रखना है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं सर, फोर्थ रूल नंबर जो आपका है इंपॉर्टेंट रूल की सीरीज, जो अगर आप देखोगे प्रोनाउन के लिए, तो फोर्थ जो आपका रूल बन जाता है उसको हम देखते हैं। एक छोटी सी चीज ध्यान रखना है फोर्थ रूल से पहले, ठीक है ना, वैसे तो वो बिल्कुल इजी रूल है, बट उसको समझते हुए थोड़ा ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में कंसेप्ट समझना है आपने, बस एक बार अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद फिर आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं उस रूल को समझने की, इतना ज्यादा वो है नहीं, इतना ज्यादा मतलब डिफिकल्ट है नहीं वो, ठीक है, कंसेप्ट में मेन है ज्यादा से। देखो लिखो आइदर, नाइदर और ईच अदर, इन सब के साथ हम यूज करते हैं फॉर 2 पर्सन। आइदर दिखे आपको, नाइदर दिखे, ईच अदर दिखे, तो इनका हम यूज करते हैं 2 पर्सन के लिए, जहां पे हमें 2 पर्सन का यूज है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके, अगर 2 से ज्यादा पर्सन आ गए तो वहां पे सिचुएशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। वहां पे हम किसका यूज करेंगे, एनीवन, नन, और किसका, आपका वन अनदर का। देखो एनीवन, नन और वन अनदर, मोर देन 2 पर्सन। तो एक्चुअली तो कंपटीशन लाइन के लिए कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, एग्जाम्पल को तो आपको खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि वो घुमा के तो पूछे एग्जैक्ट नहीं आता। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो मेन तो कंसेप्ट है, कंसेप्ट को अच्छे से रिटेन करना है। एग्जाम्पल सेम कभी नहीं आते, जो बच्चे एग्जाम्पल की तरफ भागते हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां से सेम नहीं आएगा, वो कोई ना कोई घुमा के तो पूछेगा ही पूछेगा। मेन तो कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट को अगर आपने अच्छे से पकड़ लिया तो फिर बात बन जाती है। तो इसके बाद जैसे मैं प्रैक्टिस लिखूंगा यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लिखूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए साफ, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। लिखो सर, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखना, लिखो आइदर ऑफ हिज 4 sons had sold his
प्रॉपर्टी। तो पर्सन को पहचानो कि यहां पे कितने पर्सन है, उसी बेस पे आपने यूज करना, ठीक है। आइदर ऑफ हिज 4 पर्सन हैज सोल्ड हिज प्रॉपर्टी, 4 सन्स की बात हो रही है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो हो गया वो मोर देन क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहां पे हम किसका यूज नहीं करते, आइदर का हम यूज नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में किसका यूज करेंगे, एनी वन ऑफ हिज 4 सन्स हैज सोल्ड हिज प्रॉपर्टी, ठीक है, सिंपल ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट लिखो सर, एनी वन ऑफ हिज हाई, एनी वन ऑफ हिज आई इज डिफेक्टिव, ठीक है। डिफेक्टिव का मतलब एक इसमें यहाँ पे हम वर्ब इज डिफेक्टिव, ठीक है। तो अब बताना है यहां पर, ठीक है। एनिमल ऑफ हिज आइज, पर्सनल एक पर्सनल यूज कर रहे हैं। तो यहां पे आप देखोगे आइज जो होती हैं कितनी होती हैं, 2 होती हैं। आइज अगर 2 होती हैं तो 2 के लिए हम किसका यूज करते हैं, आइदर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनिमल को हटा के हम किसका यूज करते हैं, आइदर का। अब ऐसे मत बोलना कि सर आइज हमें पता नहीं लग रहा कि कितनी है, 2 या 2 से ज्यादा है। तो सिंपल आइज की बात हो रही है तो कितनी होती है, आइज 2 होती है। तो वो एग्जामिनर को देना है, कैसे घुमा के देगा। अब मान के चलो वो हैंड्स की बात कर रहे हैं, तो हैंड्स तो कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। तो वहां पे भी आपको समझ जाना चाहिए। तो आर्म्स की बात करिए, मान के चलो कहीं पे बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया, आर्म्स हो गए डिफेक्टिव। तो आर्म्स अगर डिफेक्टिव होंगे तो आर्म्स कितने होते हैं, 2। उसमें आपको काउंट तो करने थोड़ा ना पड़ता होगा। ऐसे तो नहीं किसी आदमी के 4-5 आर्म्स थे वो डिफेक्टिव हो गए। आर्म्स 2 ही होते हैं, आइज 2 ही होती है। आजकल तो 2 भी नहीं रही, फोन यूज कर करके दोनों खराब कर लिए, ठीक है ना। आजकल फोन का वैसे ही बहुत ज्यादा ट्रेंड है, बच्चे फोन पे लगे रहते हैं, ठीक है। सारा दिन फोन ने और खराब कर दिया। इतनी पढ़ाई फोन ने बेकार करी है, उससे उतनी पढ़ाई किसी चीज ने खराब करी नहीं थी। आज के बच्चों को इतना स्पॉइल कर दिया है मोबाइल फोन ने, सारा दिन मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। 2-2, 3-3 साल के, 3-3, 4-4 साल के बच्चे आजकल रील्स देख रहे हैं। आने वाले जनरेशन का पता नहीं क्या, ठीक है। देख लो सर एक बार इसमें अगर डाउट, बिल्कुल सिंपल है। आइदर, नाइदर, ईच अदर 2 पर्सन के लिए, एनीवन, नन, वन अदर किसके लिए, मोर देन 2 पर्सन के, ठीक है। तो ये आपके आज की क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल थे जो एग्जाम वाले थे वो हमने सब डिस्कस करे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आज ही क्लास वाले थे, ठीक है ना। इनका ध्यान रखना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जितना आप लोगों शेयर करोगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम और अच्छे से क्लास डिलीवर कर सकें और आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट रखें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी जो सब टीचर हैं उनकी ट्राई है कि हम ग्राउंड लेवल तक जाके बच्चों को पढ़ाए। हम नहीं चाहते कि आप बिल्कुल 0 से उठाने की ट्राई हमारी, ठीक है ना। उसी चीज का आपने ध्यान रखना है, जो हमारी ट्राई है 0 से उठाने की, उसी में आप लोग साथ दो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं।